नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, इसरो एचएसएफसी का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 लैम्प ऑफ 230 वोल्ट 100 watt and 230 volt 25 watt are connected in series across 230 volt. Which of the following statement is correct? दो लैंप 230 वोल्ट की श्रृंखला में 230 वोल्ट 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? A 25 watt lamp will glow brighter, B 100 watt lamp will glow brighter, C both lamp will glow equally bright and D 25 watt lamp will fuse out। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा ये है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, ठीक, ये 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट है। दूसरी चीज, अब हम करंट पे आते हैं, तो करंट सीरीज कनेक्शन में सेम रहता है, सेम इन सीरीज कनेक्शन। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। इसका मतलब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगी, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो पावर उस केस में इंक्रीज होगी। अब हम कंपेयर करते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है। एक बल्ब कितना है? 25 वाट का है, दूसरा बल्ब 100 वाट का है। इसका मतलब 25 वाट लैंप की शक्ति 100 वाट लैंप की तुलना में कम होगी। तो इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि 100 वाट लैंप में रेजिस्टेंस लो होगा और 25 वाट लैंप में रेजिस्टेंस हाई होगा। अब आपको एक और चीज पता होगी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हाई रेजिस्टेंस में हीट ज्यादा जनरेट होगी एज कंपेयर टू लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे लो हीट होगी, यहाँ पे हाई हीट होगी। और जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो हीट की वजह से ही तो ग्लो करता है, तो जिसमें ज्यादा हीट होगी वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो 25 वाट लैंप का बल्ब है वो ज्यादा तेज ग्लो करेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप इसे लंबी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। बस सीधी सीधी बात इसमें ये देखना है क्वेश्चन में कि किसका वोल्टेज कम है। अगर आपके वोल्टेज सेम दे रखे हैं, वोल्टेज में डिफरेंस है, जिसका वोल्टेज कम होगा, सीरीज में कनेक्शन है, तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। सीधी सीधी बात ये है इसमें। सो ऑप्शन नंबर ए 25 वाट लैम्प विल ग्लो ब्राइटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैकअप फ्यूज रेटिंग रिकमेंडेड फॉर 7.5 HP 3 फेज और 15 वोल्ट 11.2 एम्पेयर मोटर विद डोल स्टार्टर इज। डोल स्टार्टर के साथ 7.5 HP 3 फेस 415 वोल्ट 11.2 एम्पेयर मोटर हेतु बैकअप फ्यूज की सिफारिश की जाती है, तो डैश है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो HP में पावर दे रखी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे वॉट में। तो एक HP में कितनी पावर होती है? 746 वॉट। तो 7.5 HP में कितनी पावर होगी? वो होगी 7.5 मल्टीप्लाई में 746 विच इज इक्वल्स टू 5595 वाट। अब 3 फेस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पावर इक्वल्स टू √3V मल्टीप्लाई में I। अब यहाँ से हम करंट को निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा 5595 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में 415। इससे जो करंट का मान निकल के आएगा वो लगभग आएगा 7.78 एम्पेयर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे फ्यूज ग्लो ना करे। अगर हम फ्यूज की रेटिंग मान लीजिए हम 7.80 रखते हैं, तो भाई करंट पे थोड़ा बहुत टॉलरेंस लेवल तो होता ही है, प्लस माइनस कुछ परसेंटेज तो होता ही है। तो अगर नॉर्मल ऑपरेशन में भी करंट 7.80 चला जाएगा तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि बार बार फ्यूज ब्लो होता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट होती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम जो करंट की रेटिंग है उससे थोड़ा ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं ताकि नॉर्मल ऑपरेशन ईजिली हो सके। तो 7.78 जो आ रखा है हमारा एम्पेयर, उसके आसपास की वैल्यू कौन सी है? उसके आसपास की वैल्यू है 10 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर डी 10 एम्पेयर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिवाइस हैज टू बी एडेड फॉर रनिंग 3 फेज 5 HP मोटर फ्रॉम द अवेलेबल सिंगल फेज सोर्स। उपलब्ध एकल फेज स्रोत से 3 फेज 5 HP मोटर चलाने हेतु किस उपकरण को जोड़ा जाना चाहिए? ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी इन्वर्टर UPS, सी डोल स्टार्टर एंड डी नॉट पॉसिबल। अगर हमें सिंगल फेज सोर्स से 3 फेज मोटर को चलाना है तो हम यूज कर सकते हैं 4 मेथड्स का। पहला मेथड होता है स्टैटिक 3 फेज कन्वर्टर। इस मेथड में हम कुछ कंपोनेंट यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट कंपोनेंट यूज करते हैं सच एज डायोड, कैपेसिटर,
जो कि सिंगल फेस एसी को 3 फेस एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ये कॉम्पैक्ट होती है, एफिशिएंट होती है और इसकी मेंटेनेंस कम होती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या होता है? इसमें हार्मोनिक जनरेट हो जाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा मेथड है रोटरी 3 फेस कन्वर्टर। रोटरी 3 फेस कन्वर्टर में हम मोटर जनरेटर सेट का यूज़ करते हैं, जिससे हम सिंगल फेस एसी को 3 फेस एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा हाई पावर आउटपुट दे सकती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। तीसरा आता है आपका डिजिटल 3 फेस कन्वर्टर। जैसे कि इसका नाम ही दर्शा रहा है, हम इसमें डिजिटल कंट्रोल यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिससे हम सिंगल फेस सोर्स से 3 फेस एसी को निकाल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और इसका इस्तेमाल काफ़ी अलग अलग एप्लीकेशन में हम कर सकते हैं। लेकिन जो इसका डिज़ाइन होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो चौथा आता है उसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसे हम VFD भी बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है? ऑफलाइन UPS/इन्वर्टर, ये इसके नाम है। तो VFD से भी हम क्या करते हैं? हम सिंगल फेस सोर्स से 3 फेस मोटर को चला सकते हैं। लेकिन इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन हुआ था वो AC मोटर को कंट्रोल करने में हुआ था। बेसिकली AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में हुआ था। इसका एडवांटेज क्या था? ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल देती है वोल्टेज पर, फ्रिक्वेंसी पर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये 4 मेथड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इन्वर्टर UPS। अगर आप देखेंगे तो जो VFD है इसे ही हम बोलते हैं ऑफलाइन UPS/इन्वर्टर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है following will occur if the level of electrolyte fall below plate upper level in a lead acid battery। यदि लेड अम्लीय बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट की ऊपरी सतह से कम होता है तो क्या होगा? A, ओपन प्लेट आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट। B, लाइफ ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड। C, कैपेसिटी ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड। एंड D, ऑल A, B, C। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट है ओपन प्लेट आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट। ये कथन सही है। जब इलेक्ट्रोलाइट का स्तर लो होता है तो जो प्लेट होती है वो हवा के संपर्क में आ जाती है, जिसकी वजह से लेड सल्फेट फॉर्म होता है प्लेट पे और बैटरी की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपका सही है। अब दूसरा पॉइंट है लाइफ ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि जब प्लेट पर लेड सल्फेट जमता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बढ़ जाता है, जो इम्पैक्ट करता है सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी को, जिसकी वजह से क्या होता है? बैटरी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज रिड्यूस्ड। तो ये कथन भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी सभी A, B, C इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 5 है क्रीपिंग फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन। क्रीपिंग परिघटना किस उपकरण में देखी जाती है? A, पावर फैक्टर मीटर। B, वाट आवर मीटर। C, वाट मीटर। एंड D, एम मीटर। क्रीपिंग फिनोमिना वाट आवर मीटर, जिसे हम एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। अब क्रीपिंग होती क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एनर्जी मीटर तब काम करता है जब प्रेशर कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई करा जाए और करंट कॉइल पे करंट अप्लाई करा जाए। तो क्रीपिंग के केस में क्या होता है? प्रेशर कॉइल तो एनर्जाइज होती है, इसके अंदर थोड़ी एनर्जी होती है, लेकिन करंट कॉइल पे हम कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं करते। उस केस में भी डिस्क जो होती है मीटर की वो बहुत स्लोली रोटेट करती है। इसी फिनोमिना को बोला जाता है क्रीपिंग। अब क्रीपिंग किस किस वजह से हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रीपिंग फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है। जो मूविंग पार्ट है मीटर के उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उससे भी जो डिस्क है वो थोड़ी थोड़ी रोटेट कर सकती है। दूसरा, ये वाइब्रेशन की वजह से हो सकती है। वाइब्रेशन, कोई एक्सटर्नल वाइब्रेशन हुआ या मीटर को शेक करा किसी ने, उस वजह से भी जो डिस्क है वो स्लोली रोटेट कर सकती है। तीसरा, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विचलित क्षेत्र प्रभाव। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा वेरिएशन हुआ उसकी वजह से भी क्रीपिंग हो सकती है। अगर हम प्रेशर कॉइल को ओवर वोल्टेज प्रोवाइड कर दे उसकी वजह से भी क्रीपिंग हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है? मीटर हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा। किस केस में? जब लोड इस पे अटैच ना हो। कायदे से इसको काम कब करना चाहिए? जब करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल एनर्जाइज्ड हो और लोड अटैच हो। लेकिन इस केस में क्या होता है? बिना लोड अटैच के भी मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग या कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहा होता है। इसी चीज को बोला जाता है क्रीपिंग। सो ऑप्शन नंबर बी वाट आवर मीटर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन केस द आर्मेचर इज हैविंग। आर्मेचर के डैश वाइंडिंग में समकरी रिंग की आवश्यकता होती है। ए, लैप वाइंडिंग। बी, डेल्टा वाइंडिंग। सी, वेव वाइंडिंग। एंड डी, डुप्लेक्स वाइंडिंग। इक्वलाइजर रिंग की जो जरूरत होती है वो लैप वाइंडिंग में होती है। अब इक्वलाइजर रिंग का
पर्पस क्या होता है? डीसी मोटर में इक्वलाइजर रिंग का पर्पस होता है कि ये करंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एक समान करंट को हर जगह पहुंचा सके, जिससे क्या होता है जो डीसी मोटर होती है उसमें स्पार्किंग कम होती है और कम्यूटेटर में वेयर एंड टेयर भी कम होता है। इक्वलाइजर रिंग को लो रेजिस्टेंस कंडक्टर से बनाया जाता है, लो रेजिस्टेंस कॉपर कंडक्टर से इसे बनाया जाता है, और जो इसके कनेक्शन होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ उसको इंश्योर करा जाता है कि उनका पोटेंशियल सेम रहे, और ये सर्कुलेटिंग करंट को भी प्रिवेंट करती है। सर्कुलेटिंग करंट का मतलब जब हम इक्वलाइजर रिंग को प्लेस कर देते हैं तो जो फालतू का करंट ब्रशेस में जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए उसको ये प्रिवेंट कर देता है, तभी तो आपकी स्पार्किंग रुकेगी। स्पार्किंग होती किसकी वजह से? करंट की वजह से होती है, तो जो अननेसेसरी करंट है उसको ये प्रिवेंट कर देती है, ब्रश में जाने से रोकती है। अब इसका इस्तेमाल लैप वाइंडिंग में ही क्यों करा जाता है? क्योंकि लैप वाइंडिंग में होते हैं मल्टीपल पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग में तो 2 पैरेलल पाथ होते हैं, लेकिन लैप वाइंडिंग में कई सारे पैरेलल पाथ होते हैं। तो जब बहुत सारे पैरेलल पाथ होंगे तो ये एक चांस हो सकता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी कर सकता है। हम क्या चाहते हैं? सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, लेकिन लैप वाइंडिंग में ये हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करे, चेंज हो, जिसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक अनबैलेंस होगा, और जब मैग्नेटिक अनबैलेंस होगा तो वोल्टेज अनइक्वल होगा, जिससे क्या हो सकता है? ओवरलोडिंग हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है। तो हम इक्वलाइजर इनको प्लेस कर देते हैं, हम कोशिश करते हैं जितने भी पैरेलल पाथ हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस एक ही लेवल पे हो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास एच इंसुलेशन? वर्ग एच रोधन में तापमान की सीमा क्या होती है? ए 155 डिग्री सेल्सियस, बी 120 डिग्री सेल्सियस, सी 180 डिग्री सेल्सियस एंड डी 135 डिग्री सेल्सियस। अब इंसुलेटिंग मटेरियल की 7 क्लासेस होती है, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास सी, और हर एक क्लास का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें यह इंश्योर करना पड़ता है कि हम किस एप्लीकेशन के लिए कौन सी क्लास का इंसुलेशन यूज़ करें, क्योंकि अगर हम लोअर इंसुलेशन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है वो फेल हो सकती है इंसुलेशन, और शॉर्ट सर्किट और कई सारी हानि का खतरा बढ़ जाएगा, जिसमें क्लासेस हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो क्लास वाई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लास ए का 105 डिग्री सेल्सियस, क्लास ई का 120 डिग्री सेल्सियस, क्लास बी का 130 डिग्री सेल्सियस, क्लास एफ का 155 डिग्री सेल्सियस, क्लास एच का 180 डिग्री सेल्सियस, क्लास सी का 180 डिग्री से अबव, ठीक है, 180 प्लस, और इसकी स्टेबिलिटी 225 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। तो हमसे क्या पूछा गया था? क्लास एच पूछा गया था, तो क्लास एच का टेम्परेचर कितना था? 180 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ HWG22 वायर इन mm? HWG22 वायर mm में सामान्य व्यास क्या होगा? HWG की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। अब ये चीजें ना आपको याद करनी पड़ेंगी, इनको याद ही करना पड़ेगा, सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग कम लगाना है इसमें, याद कर लीजिए। जैसे क्लासेस है, इंसुलेशन क्लासेस हो गई, ये स्टैंडर्ड वायर गेज हो गए, एक और आता है इसमें AWG, जिसे हम अमेरिकन वायर गेज बोलते हैं। इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद कर लीजिए, फ़ायदा होगा। तो HWG22 का जो नॉमिनल डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स 0.711 होता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है, अगर HWG का नंबर इंक्रीज होगा तो डायमीटर डिक्रीज होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहे हैं, HWG20 का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा HWG22 से। सिंपल, क्लियर, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी 0.711 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द अप्रॉक्स प्राइमरी फुल लाइन करंट ऑफ 11 kV/433 वोल्ट 3 MVA 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? 111 kV 433 वोल्ट 3 MVA 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पूर्ण लोड लाइन करंट लगभग क्या होगी? तो हमें क्या क्या चीज गिवन है? हमें फुल लोड रेटेड पावर गिवन है। फुल लोड रेटेड पावर कितनी है? 3 MVA। प्राइमरी वोल्टेज कितना है? प्राइमरी वोल्टेज को मैं V1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, वो है 11 kV। सेकेंडरी वोल्टेज जिसे मैं V2 लिख रहा हूँ वो है 433 kV। और फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। तो पावर क्या होती है? √3 V × I। अगर हमें पावर फैक्टर नहीं दे रखा है तो हम पावर फैक्टर को
आइडियली 1 मानते हैं। अगर पावर फैक्टर दिया होता तो हम यहाँ पे cos 5 लगा लेते, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, पावर अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में वोल्टेज। तो पावर कितने में दे रखी है, MVA में दे रखी है, इसे हम VA में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁶। और यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज किसमें है, kV में है, इसको हम वोल्टेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 10⁻3। तो I कितना हो जाएगा 3 × 10⁻6 √3 मल्टीप्लाई में 11 × 10⁻3। तो इस 10⁻3 से इसको हम और कट कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻3 और √3 × 11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 158 एम्पेयर के आसपास आएगा। 157 कुछ वैल्यू है, मैंने मोटा 158 ले लिया। कायदे से इसका आंसर 158 होना चाहिए था अगर हम अप्रॉक्स की बात करें, लेकिन पास वैल्यू कौन सी है, सबसे क्लोज वैल्यू है 160 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर ए 160 एम्पेयर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द अबव सिंबल रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में उपयुक्त चिन्ह क्या दर्शाता है, ए यूपीएस, बी इन्वर्टर, सी रेक्टिफायर एंड डी बैटरी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये इनपुट सिग्नल किसको दर्शा रहा है, ये डीसी को दर्शा रहा है, और जो आउटपुट साइड है ये किसे दर्शा रही है, ये एसी को दर्शा रही है। ये सिग्नल क्या है, एसी है, तो इसका मतलब इसने डीसी को कन्वर्ट कर दिया एसी सिग्नल में, डीसी टू एसी। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर बैटरी से डीसी को लेता है और इसे कन्वर्ट करता है एसी में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द फेज शिफ्ट एंगल ऑफ LV विद रिस्पेक्ट टू HV इन द वेक्टर ग्रुप DY11 ट्रांसफॉर्मर। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर रोटेशन। शादिश ग्रुप DY11 ट्रांसफॉर्मर में LV विद रिस्पेक्ट टू HV का फेज शिफ्ट कोण क्या होगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में कितने वेक्टर ग्रुप होते हैं। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में टोटल 4 वेक्टर ग्रुप होते हैं। अब इसमें हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को मैं P लिखूंगा और सेकेंडरी को मैं S लिखूंगा, इतना क्लियर है। तो जो पहला वेक्टर ग्रुप होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल Y स्मॉल y 0, यानी कि YY 0। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, दोनों कनेक्टेड होती हैं स्टार में, और जो फेज शिफ्ट होता है इसमें वो 0 डिग्री होता है। अब जो दूसरा वेक्टर ग्रुप होता है उसको हम डिनोट करते हैं YD1 से। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है। और जो इसमें फेज शिफ्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो -30 डिग्री का होता है। और जो इसका तीसरा वेक्टर ग्रुप होता है वो होता है YD11। इसमें भी क्या होता है, जो प्राइमरी साइड होती है वो स्टार कनेक्टेड होगी और सेकेंडरी साइड इसमें डेल्टा कनेक्टेड होगी। अब डिफरेंस का आता है, डिफरेंस इसके फेज शिफ्ट में आता है। इसमें जो फेज शिफ्ट एंगल होता है वो +30 डिग्री होता है। तो पहले वाले में क्या था, YD1 में -30 डिग्री था, इसमें क्या है +30 डिग्री है। और जो फोर्थ वेक्टर ग्रुप होता है उसको हम डिनोट करते हैं YY6 से। अब इसमें भी क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोनों स्टार कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जो इसमें फेज शिफ्ट होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 180 डिग्री का होगा। तो ये है 4 वेक्टर ग्रुप। अब मैंने इसका एक टेबल भी प्रिपेयर करा है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, याद करने की कोशिश करना। ये ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये फेज डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्लॉक नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल 0 डिनोट किसको कर रहा है, 12 को, 6, 1, 11, और यहाँ पे वेक्टर सिंबल है। तो स्टार स्टार के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, YY 0, डेल्टा डेल्टा के लिए D 0। और जब क्लॉक R 12 पे होगी यानी 0 पे होगी तो उस केस में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। दूसरे केस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा में है, लेकिन यहाँ पे क्लॉक R नंबर कितना है, 6 है, तो उस केस में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा। तीसरे केस में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक बार डेल्टा और स्टार कनेक्टेड होगी और दूसरी बार स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होगी, और जो क्लॉक नंबर R होगा वो 1 होगा, तो इसका फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -30 डिग्री। डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर सिंबल क्या है, DY1 और YD1, और चौथा क्या है, डेल्टा स्टार, यहाँ स्टार डेल्टा। उसमें जो क्लॉक नंबर R होगा वो कितना होगा, 11 होगा, और उसमें उस टाइम पे फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +30 डिग्री। डिनोट कैसे करा जाएगा, DY11 या YD11। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, DY11,
तो dy11 के केस में क्या फेज डिस्प्लेसमेंट था, प्लस 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए प्लस 30 डिग्री यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मिनिमम BDV ऑफ अ गुड 11 kV / 433 वोल्ट वर्किंग ट्रांसफॉर्मर ऑयल शैल बी। 11 kV / 433 वोल्ट के कार्यकारी ट्रांसफॉर्मर तेल में न्यूनतम BDV क्या होगा? ए मोर देन 100 kV, बी मोर देन 30 kV, सी लेस देन 11 kV एंड डी लेस देन 433 वोल्ट। BDV की फुल फॉर्म क्या होती है? BDV को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो BDV क्या मेजर करता है? BDV ट्रांसफॉर्मर ऑयल की क्षमता को मेजर करता है। और वो मेजर कैसे करता है? हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल बिना जले कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड को झेल सकता है, यही दर्शाता है BDV यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। हम BDV के केस में क्या करते हैं? हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में ट्रांसफॉर्मर ऑयल है और यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई करा। अब क्या करते हैं? धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं और लास्ट में देखते हैं कितने वोल्टेज पे ट्रांसफॉर्मर में स्पार्क जनरेट हुए या ट्रांसफॉर्मर जलना शुरू हो गया। तो मिनिमम BDV रिक्वायरमेंट 11 kV 433 वोल्ट की कितनी होती है? वो होती है मोर देन 30 kV। अब कौन कौन सी चीज BDV को अफेक्ट कर सकती हैं, इसको भी थोड़ा जांच लेते हैं। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा BDV को अफेक्ट करती है वो होता है मॉइस्चर यानी कि नमी। अगर ट्रांसफॉर्मर ऑयल में नमी हुई तो उसका BDV रेशियो कम हो जाएगा। दूसरा है कंडक्टिंग सब्सटेंस। अगर ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर इम्प्योरिटीज आ गई, स्लजिस बन गया या कोई मेटेलिक पार्टिकल आ गया, उस केस में भी BDV कम हो जाएगा। तीसरा है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा या टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया, उस केस में भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल का BDV कम हो जाएगा। और लास्ट है एजिंग, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मर ऑयल डिग्रेड होगा जिससे कि उसका BDV लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना कम BDV लेवल होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्पार्क होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी 30 kV इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द KVA लोड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इफ द सेकेंडरी ऑफ 100/5 एम्पियर करंट ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन प्राइमरी ऑफ 11 kV / 433 वोल्ट इस 5 एम्पियर। 11 kV / 433 वोल्ट वितरण ट्रांसफॉर्मर पर 100/5 एम्पियर करंट ट्रांसफॉर्मर को प्राथमिक से जोड़ा हुआ है और यदि द्वितीय का मूल्य 5 एम्पियर है तो वितरण ट्रांसफॉर्मर का KVA लोड क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी करंट कितना होगा? प्राइमरी CT करंट कितना गिवन है? 100 यानी कि 100 एम्पियर। अब सेकेंडरी CT करंट कितना गिवन है? वो गिवन है 5 एम्पियर। नेक्स्ट आएगा प्राइमरी लाइन वोल्टेज कितना है? प्राइमरी लाइन वोल्टेज कितना दे रखा है? 11 kV। और अगर हमें ट्रांसफॉर्मर का KVA लोड निकालना है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? KVA लोड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर KVA लोड का फॉर्मूला होता है √3V × I। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है? डेल्टा स्टार कनेक्शन में होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में जो हम CT को लगाते हैं, CT यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर को लगाते हैं, वो हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में करंट सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का जो करंट है वही आपका करंट ट्रांसफॉर्मर का करंट बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? √3 × वोल्टेज कितना है? प्राइमरी वोल्टेज 11 kV और करंट कितना है? 100। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 लेके चलते हैं इंटू 11 × 100। तो ये लगभग 1903 kVA के आसपास आएगा। तो सबसे क्लोज आंसर कौन सा होगा? 1900 kVA। सो ऑप्शन नंबर ए 1900 kVA यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय अ लैम्प टू द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प इज। किसी लैम्प द्वारा उत्सर्जित दीप्त अभिवाह का अनुपात लैम्प द्वारा विद्युत खपत का डैश है। ए इल्यूमिनेंस, बी लक्स, सी CRI एंड डी ल्यूमिनस एफिकेसी। द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय अ लैम्प टू द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प इज कॉल्ड ल्यूमिनस एफिकेसी। तो ल्यूमिनस एफिकेसी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर हमें डिफरेंट लाइट सोर्स को मेजर करना है या डिफरेंट लाइट सोर्स को कंपेयर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ल्यूमिनस एफिकेसी होगा उतनी ही ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कंजम्पशन हर एक सोर्स का सेम रहेगा, लेकिन जितनी लाइट प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है? इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ल्यूमिनस फ्लक्स, इसी का तो रेशियो है ल्यूमिनस फ्लक्स का और पावर कंज्यूम्ड का। तो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय सोर्स।
यानी कि किसी सोर्स ने, किसी पावर सोर्स ने या किसी लाइट सोर्स ने कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को एमिट करा। और दूसरा क्या, पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड तो आपको सबको पता ही होगा कि किसी लाइट सोर्स ने कितनी पावर को कंज्यूम करा। और इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी की। याद रखने लायक चीज है, वो होती है ल्यूमन पर वॉट। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच लैम्प सर्किट इग्निशिएटर इज यूज्ड। किस लैम्प परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है। ए फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, बी एलईडी लैम्प, सी मेटल हैलाइड लैम्प एंड डी HPMV लैम्प। देखिए इग्निशिएटर का इस्तेमाल हम मेटल हैलाइड लैम्प सर्किट में करते हैं। इग्निशिएटर क्या है, इग्निशिएटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका इस्तेमाल किस में करा जाता है, इसका इस्तेमाल हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैम्प पे किया जाता है। क्योंकि जो ये इग्निशिएटर होता है ये काफी ज्यादा हाई वोल्टेज पल्स को जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, आर्क इनिशिएट होती है और लैंप जल उठता है। सॉरी, मैंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन मेटल हैलाइड लैंप इसका राइट ऑप्शन होगा। दूसरा जो ऑप्शन आता है HPMV लैंप, जिसे हम हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी बोलते हैं, इसमें हम इग्निशिएटर का यूज नहीं करते हैं। इस चीज को समझ लेना, दोनों ही हाई प्रेशर लैंप है, मेटल हैलाइड लैंप भी और HPMV लैंप भी। लेकिन इग्निशिएटर का इस्तेमाल केवल और केवल मेटल हैलाइड लैंप पे किया जाता है। क्योंकि जो HPMV लैंप होते हैं उसके अंदर मरकरी होती है, तो मरकरी खुद ही एक कंडक्टिंग एनवायरनमेंट बना देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल आर्क फॉर्म हो जाती है। तो इसी वजह से हम इसमें अलग से इग्निशिएटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, मेटल हैलाइड लैंप इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ केबल इज डेजिग्नेटेड एज YFY, व्हाट डज इट इंडिकेट। एक केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है, यह क्या इंगित करता है। ए कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड फॉर्म्ड वायर फ्लैट आर्मर्ड PVC आउटर शीटेड। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम कंडक्टर Y कनेक्टेड राउंड आर्मर्ड PVC शीटेड। सी कॉपर कंडक्टर XLPE इंसुलेटेड फ्लैट आर्मर्ड PVC शीटेड। एंड डी एल्यूमिनियम कंडक्टर XLPE इंसुलेटेड फ्लैट आर्मर्ड XLPE शीटेड। तो YFY को किससे डेजिग्नेट करा जाता है, इसको कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड फॉर्म्ड वायर फ्लैट आर्मर्ड PVC आउटर शीटेड, इससे डेजिग्नेट करा जाता है। अब ऐसा क्यों करा जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल को याद करना पड़ेगा या समझ लीजिए। अगर स्टार्टिंग ए से होती, यहाँ पे क्या था, YFY था क्वेश्चन में, अगर स्टार्टिंग ए से होती तो ये हो जाता एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब क्योंकि ए को छोड़ के यानी कि बी से लेके जेड तक कुछ भी लिखा हो, BFY लिखा हो, DFY लिखा हो, CFY लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उस केस में क्या होगा, कॉपर कंडक्टर। याद रखना, ए को छोड़कर कुछ भी लिखा होगा वो कॉपर कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे ए नहीं था तो एल्यूमिनियम कंडक्टर नहीं आया। Y को किससे डेजिग्नेट करते हैं, PVC इंसुलेशन से। 2X होता तो ये हो जाता XLPE इंसुलेशन। W होता तो ये स्टील राउंड वायर आर्मर होता। F को क्या लिखते हैं, स्टील स्ट्रिप आर्मर लिखते हैं, या ऐसे हम फ्लैट वायर भी बोल देते हैं। WW होता तो स्टील डबल राउंड वायर आर्मर। FF होता स्टील डबल स्ट्रिप आर्मर। और Y को PVC आउटर शीट। तो सबसे पहला हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है Y, मतलब जो स्टार्टिंग का लेटर होता है हमें वो देखना होता है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर है या कॉपर कंडक्टर है। उसके बाद जितने भी डिनोशन है F, W, WW, FF, इन चीजों को आप देखेंगे और ये जितनी चीजें हैं इनको आप उसके अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड फॉर्म्ड वायर फ्लैट आर्मर्ड PVC आउटर शीटेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर अ प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। शुद्ध प्रेरण AC परिपथ के लिए निम्न कथन में से कौन सा सही है। ए अपेरेंट पावर इज 0, बी रिएक्टिव पावर इज 0, सी एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज 0 एंड डी इम्पीडेंस इज 0। एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में या एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो एक्टिव पावर होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब समझ गए ना आप। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर होगा और दूसरा कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, ना ही रजिस्टर होगा, ना ही कैपेसिटर होगा, ना ही ट्रांजिस्टर होगा, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल इंडक्टर होगा। उसे बोला जाता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करंट को अपोज करता है, अपोज करंट। और एक्टिव पावर क्या होती है, जो रियल पावर कंज्यूम होती है किसी भी सर्किट में उसे बोला जाता है एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर को मेजर किससे करा जाता है, इसको वाट से मेजर करा जाता है। और रिएक्टिव पावर क्या होती है, जो पावर स्टोर होती है किसी भी कंपोनेंट में और वो रिलीज होती है इंडक्टर के थ्रू या कैपेसिटर के थ्रू, उसे बोला जाता है रिएक्टिव पावर। और इसको मेजर किससे करा जाता है, इसको मेजर वोल्ट एम्पेयर से करा जाता है, वोल्ट एम्पेयर
रिएक्टिव VAR। और अपेरेंट पावर क्या होती है? जब हम एक्टिव पावर को रिएक्टिव पावर के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? अपेरेंट पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है VI cos phi। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेस एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। सेम फेस एंगल प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी बनता है। जो वोल्टेज और करंट का एंगल होता है वो 90 डिग्री फेस शिफ्ट में होता है। करंट वोल्टेज से लैग करता है बेसिकली। तो पावर कितनी हो जाएगी? VI cos 90। और cos 90 कितना होता है? 0। तो एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट इज 0, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ सीलिंग फैन इज बाउंड फॉर 10 पोल एंड कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज सप्लाई। व्हाट इज द हाफ स्पीड व्हेन द स्पीड रेगुलेटर इज सेलेक्टेड। कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा होता है, तो गति नियंत्रक के चयन पर आधी गति क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग वे में दे रखा है। नंबर ऑफ पोल कितने हैं? नंबर ऑफ पोल्स 10 दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? NS = 120 F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी निकल जाएगी? 120 × 60/10। तो ये निकल जाएगी 720। सिंक्रोनस स्पीड निकली 720। अब इसने हाफ स्पीड पूछी है, तो हाफ स्पीड यानी कि आधी स्पीड। तो 720 का आधा कितना होगा? यहाँ पे लिख भी देता हूँ हाफ स्पीड। 720 का आधा मतलब 720/2 विच इज इक्वल टू 360 RPM। सो ऑप्शन नंबर डी 360 RPM यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज करेक्ट इन द गिवन बिलो पावर ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द पावर वेक्टर इफ वेक्टर बी इज एक्टिव पावर। निम्न दिए गए विद्युत त्रिकोण में यदि सदिश B सक्रिय विद्युत है तो विद्युत सदिश के संबंध में कौन सही है? तो भाई इन्होंने साफ बोल दिया है B एक्टिव पावर है। तो एक्टिव पावर को हम मेजर किससे करते हैं? वाट से मेजर करते हैं या किलो वाट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो B में यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है? KVA दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। यहाँ पे B में क्या दे रखा है? KVA दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचते हैं आपके पास C और D। अब चेक कर लेते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पावर ट्राइंगल। थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, इसे बोला जाता है पावर ट्राइंगल। यहाँ पे B किसे दर्शा रहा है? एक्टिव पावर को। और जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या होती है? ये होती है, जो A दिख रहा है ये है रिएक्टिव पावर, और जो इसका हाइपोटेनियस है C, ये होती है अपेरेंट पावर यानी कि टोटल पावर। पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें। और एक और चीज, एक्टिव पावर को हम किससे लिखते हैं? P लिखते हैं। ठीक, रिएक्टिव पावर को हम Q लिखते हैं और अपेरेंट पावर को हम S लिखते हैं। हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि एक्टिव पावर P है, रिएक्टिव पावर Q है, अपेरेंट पावर S है। एक्टिव पावर को मेजर किससे करा जाता है? वाट से मेजर करा जाता है। रिएक्टिव पावर को किससे मेजर करा जाता है? उसको वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव या VAR से मेजर करा जाता है। इसको KVAR भी लिख सकते हैं, MVAR भी लिख सकते हैं। बेसिकली VAR से इसको मेजर करा जाता है और अपेरेंट पावर को KVA से मेजर करा जाता है। तो A क्या होगा? हमेशा KVAR होगा। सो ऑप्शन नंबर C, A KVAR, B किलोवाट एंड C KVA इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द प्रिफर्ड OLR सेटिंग रेंज फॉर अ 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज SCIM मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर अगेंस्ट ओवरलोड इन एम्पियर। 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज SCIM मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर हेतु एम्पियर में ओवरलोड के लिए अधिकतम OLR सेटिंग रेंज क्या है? तो मोटर की पावर कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 22.5 किलोवाट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वो दिया है 415 वोल्ट। तो हमें फुल लोड करंट निकालना है। फुल लोड करंट का फॉर्मूला होता है, अगर मैं फुल लोड करंट का निकालूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम पावर निकाल लेते हैं पहले। तो पावर क्या हो जाती है? √3 × V × IL या VL × IL। तो इससे फुल लोड करंट निकल जाएगा IL, वो कितना हो जाएगा? पावर अपॉन में √3 × वोल्टेज। पावर 22.5 है, किलोवाट में है, तो इसको हम वाट में चेंज कर देंगे। 22.5 मल्टीप्लाई में 10⁻3। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 415 है, तो √3 × 415। ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड करना चाहिए, जल्दी सॉल्व नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप √3 की वैल्यू निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, टाइम वेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन की वजह से जो आने वाले क्वेश्चन है उनको आप कम टाइम दे पाएंगे, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दिया करें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो लाइन करंट आएगा वो अराउंड 31.30 एम्पियर आएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो स्टार्टिंग करंट होता है, यहाँ पे लिखा भी है स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो कितना होता है?
वो 1/3 टाइम होता है फुल लोड करंट के या लाइन करंट के, यानी कि स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू IL/3। थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो 31.30 अपॉन में 3 तो अराउंड आएगा 10.43। तो OLR सेटिंग रेंज कितनी होनी चाहिए? OLR मतलब पता है ना आपको क्या होता है? OLR होता है ओवरलोड रिले। उसकी सेटिंग रेंज कितनी होनी चाहिए? उसकी सेटिंग रेंज लगभग 9 से 15 होनी चाहिए, ताकि मोटर इजीली ऑपरेट कर सके। जो भी हमारा स्टार्टिंग रेंज आती है उससे हम थोड़ी हायर सेटिंग रखते हैं। द रीजन बीइंग कि थोड़ा बहुत ओवरलोड होता है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होता है, वो मिलना ही चाहिए किसी भी मोटर को, किसी भी रिले को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही उसके नजदीक की वैल्यू रख दी स्टार्टिंग करंट के कि मोटर स्टार्ट होते ही बंद हो जाए, थोड़ा सा भी ओवरलोड आए तो इसलिए हम थोड़ी रेंज को ऊपर ही रखते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 से 15। क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्पीड ऑफ अ मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 RPM एट नो लोड टू 1050 RPM एट रेटेड लोड। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर इज। मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 RPM से रेटेड लोड पर 1050 RPM घटती है, तो मोटर की गति नियंत्रण क्या होगी? देखिए, स्पीड रेगुलेशन मोटर में क्या मेजर करता है? जब हम मोटर के लोड को चेंज करते हैं तो स्पीड में कितना वेरिएशन आता है, ये हम पता लगाते हैं स्पीड रेगुलेशन की मदद से। अब स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड रेगुलेशन इक्वल्स टू नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन में फुल लोड स्पीड। ये होता है स्पीड रेगुलेशन। अब यहाँ पे हमें नो लोड वैल्यू कितनी दे रखी है? नो लोड स्पीड है हमारी, नो लोड स्पीड 1100 RPM, और फुल लोड स्पीड कितनी दे रखी है? फुल लोड स्पीड 1050 RPM। तो स्पीड रेगुलेशन कितना हो जाएगा? स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा 1100 माइनस 1050 अपॉन में 1050। तो 1100 माइनस 1050, 50 अपॉन में 1050, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, तो ये आएगा 5/105। अब हमें स्पीड रेगुलेशन परसेंटेज में निकालना है, ठीक। तो जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/105 इंटू 100, तो ये 500/105 आएगा, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 4.7 के। सो ऑप्शन नंबर सी 4.76 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, HRC फ्यूज इज कंसिडर्ड बेटर टू यूज कंपेयर टू स्टैंडर्ड वायर फ्यूज फॉर डैश पर्पस। डैश प्रयोजन हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है, क्योंकि A. It protect overload protection, B. Earth fault, C. Safely interrupt short circuit current, and D. Easily replacement purpose। HRC की फुल फॉर्म क्या होती है? HRC की फुल फॉर्म होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसे बोला जाता है HRC। इन फ्यूजेस का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इन फ्यूजेस को हम हाई करंट हैंडल करने के लिए करते हैं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वायर फ्यूज होते हैं वो भी हमें ओवर करंट से बचाते हैं, और हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी भी हमें ओवर करंट से बचाता है। लेकिन जो ओवर करंट की वैल्यू होगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल फ्यूजेस होते हैं उनमें ओवर करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती है, लेकिन जो HRC फ्यूज होते हैं उनमें ओवर करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। अगर नॉर्मल फ्यूज है उस केस में जहाँ पे ओवर करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आपका सर्किट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा और जितनी भी अप्लायंसेस हैं उनके खराब होने की खतरा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन HRC फ्यूज उस केस में काम आता है, वो बहुत जल्दी क्या करता है? सर्किट को इंटरप्ट कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे आपका इक्विपमेंट डैमेज होने से बच जाता है। अब HRC फ्यूज की कुछ खासियत होती है। पहली क्या है? इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो हाई होगी, हाई करंट कैपेसिटी। सेकेंड, इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी तेज होगा, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। ये रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा वाइड रेटिंग में भी पाए जाते हैं। इनकी अलग अलग रेटिंग के आपको फ्यूजेस मिल जाएंगे, वाइड रेंज रेटिंग। तो ये कुछ खासियत होती है HRC फ्यूज की। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेफली इंटरप्ट शॉर्ट सर्किट करंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटर इन kVAR टू बी एडेड टू 3.7 kW/5 HP 440 RPM एग्रीकल्चर पंप मोटर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट नियर 0.95 लैग। 3.7 किलोवाट 5 HP 440 RPM कृषि पंप मोटर में सुधार हेतु लगभग 0.95 लैग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए kVAR में लगभग डैश संधारित्र क्या होगा? अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो मोटर पावर कितनी दे रखी है? मोटर पावर दे रखी है 3.7 किलोवाट। पावर फैक्टर यहाँ पे दे रखा है, पावर फैक्टर है 0.75 लैगिंग। मोटर पावर कितनी है? वो दे रखी है 3.7 किलोवाट। पावर फैक्टर कितना दे रखा है? वो दे रखा है 0.95 लैग। अब रिएक्टिव पावर क्या होती है? वो होती है P × 10⁵। पावर फैक्टर को हम क्या लिखते हैं?
पावर फैक्टर क्या होता है 5 और 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.95। तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू 10 cos 0.95 विच इज इक्वल्स टू 0.328। तो Q कितना आ जाएगा 3.7 इंटू 0.328 विच इज इक्वल्स टू 1.21 kVAR। ये इसका राइट आंसर होगा। जो चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन गलत है, तो हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट सीन ऑन द नेम प्लेट ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर। निम्न में से विद्युत ट्रांसफार्मर की प्लेट पर यहाँ नहीं दिखता है। ए इंसुलेशन क्लास, बी वेक्टर ग्रुप, सी फ्रेम साइज एंड डी ड्यूटी। देखिए ट्रांसफार्मर की प्लेट में क्या क्या चीज दिखती है हम उसको देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नेम दिख जाएगा आपको, मैन्युफैक्चर नेम। और क्या चीज दिखती है सीरियल नंबर, इंसुलेशन क्लास, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वोल्टेज रेटिंग, नेक्स्ट ड्यूटी क्लास, केवीए और एमवीए रेटिंग। और क्या दिखता है पोलैरिटी, नेक्स्ट रेटेड टेम्परेचर, नंबर ऑफ फेसेस, और दिख जाएगा आपको इसमें परसेंटेज इम्पीडेंस। तो ये सारी चीजें और भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मेन चीजें ये होती हैं जो आपको ट्रांसफार्मर में या ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे दिख जाएंगी। तो इसमें आपको क्या चीज नहीं दिखती है, इसमें आपको फ्रेम साइज नहीं दिखता है। फ्रेम साइज क्या होता है, एक तरीके का फिजिकल डायमेंशन होता है जो कि नेम प्लेट पे इंक्लूड नहीं करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी फ्रेम साइज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन द रीडिंग हैज टू बी नोटेड ड्यूरिंग द जनरल इंसुलेशन मेजरमेंट विद मेगर। मेगर के साथ सामान्य रोदन मापन हेतु रीडिंग का अंतराल डैश होता है। ए एट 1 मिनट, बी एट 15 सेकेंड, सी एट 1 सेकेंड एंड डी एट 10 मिनट। हम मेगर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें किसी भी वायर का या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना हो, उस समय हम यूज करते हैं मेगर का। और जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। वो कितना होता है, वो जनरली 1 मिनट होता है या 60 सेकेंड होता है। अब कौन कौन सी चीजें रीडिंग लेते वक्त इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकती है उसको हम देख लेते हैं। टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट कर सकती है, और इंसुलेशन कंडीशन भी यहाँ पे मेजरमेंट को अफेक्ट कर सकती है। इसी वजह से हम जो मेगर की रीडिंग लेते हैं वो कंटिन्यूस वे में लेते हैं, 1 मिनट के अंतराल में लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए एट 1 मिनट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ 236 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज विल बी। किसी 230/6 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से आवेशित किया जाता है, तो द्वितीय आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो हमें सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे निकालना है। तो ट्रांसफार्मर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स टू प्राइमरी टर्न अपॉन में सेकेंडरी टर्न। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो पहले हमें दे रखा है प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज। तो V1 कितना दे रखा है 230 और V2 कितना दे रखा है 6। देन हमने इसे एनर्जाइज किससे करा 110 वोल्ट से, तो ये हो जाएगा V-1 110 वोल्ट, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, यानी कि V-2 निकालना है। तो दोनों का रेशियो सेम ही रहता है, तो हो जाएगा V1 अपॉन में V2 इक्वल्स टू V-1 अपॉन V-2। तो V1 कितना है 230, V2 कितना है 6, V-1 कितना है 110 और हमें V-2 निकालना है। तो इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 23 इक्वल्स टू 66 अपॉन में V2, और V2 हो जाएगा 2.86 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी 2.86 वोल्ट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द अलाउेबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ XLP केबल का अनुमत परिचालनात्मक तापमान क्या होगा। A 60 डिग्री सेल्सियस, B 50 डिग्री सेल्सियस, C 90 डिग्री सेल्सियस एंड D 70 डिग्री सेल्सियस। XLP को क्या बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। इसे ही बोला जाता है XLP केबल। ये एक तरह की इंसुलेटिंग केबल होती है, इंसुलेशन केबल। और इसका जो टेम्परेचर लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, यानी कि ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, झेल सकती है। और जो इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज होती है जिस पर ये कंटिन्यूस वर्क कर सकती है वो होती है अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन एसी मशीन इज डिपेंडिंग ऑन स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एसी मशीन में निम्न में से किसकी हानि आवृत्ति के वक्त पर आधारित होती है। ए हिस्टैरिसीस लॉस, बी एडी करंट लॉस, सी फ्रिक्शनल लॉस एंड डी कॉपर लॉस। एडी करंट लॉस जो एसी मशीन में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो एडी करंट 4 गुना बढ़ जाएगा या एडी करंट लॉसेस 4 गुना बढ़ जाएंगे। अब एडी करंट लॉसेस होते क्या है, ये एक तरीके के हीट लॉस होते हैं
जब भी कोई कंडक्टर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस केस में क्या होता है, एक तो आपका नॉर्मल करंट इंड्यूस होता है और एक दूसरा करंट भी इंड्यूस होता है जो कि एक अपना स्मॉल लूप बनाता है, और इसी करंट को बोला जाता है एडी करंट लॉसेस। ये एक्चुअली में कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करते हैं। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये हीट जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है, हम एडी करंट लॉसेस का इस्तेमाल काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए भी करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल केटल होती है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं या कुछ चाय को उबालते हैं, उसमें कौन सा सिद्धांत यूज होता है, उसमें एडी करंट लॉसेस का या एडी करंट हीट जनरेशन का ही सिद्धांत यूज होता है। उसमें जो कॉइल होती है वो एडी करंट हीट को ही जनरेट कर रही होती है। तो एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे वो भी काफी जल्दी आएंगे, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस और जल्दी डेवलप होंगे। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं किसी भी मटेरियल की। फ्रिक्शन लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, मूविंग पार्ट की वजह से होते हैं, और कॉपर लॉसेस वाइंडिंग की वजह से होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से सबसे बड़ा लॉस कौन सा होता है, वो होता है एडी करंट लॉस। सो ऑप्शन नंबर बी एडी करंट लॉस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्लिप इज 3% फॉर अ 4-पोल 60 हर्ट्ज 3-फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। 3 फेज 3% की दर से 4 पोल 60 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर धारा आवृत्ति क्या होगी, ए 50 हर्ट्ज, बी 1.8 हर्ट्ज, सी 3 हर्ट्ज एंड डी 1.5 हर्ट्ज। तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफआर भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर इक्वल्स टू एस एफ एस। यहाँ पे एफ एस क्या है, स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी, और एस क्या है, स्लिप है। तो यहाँ पे स्लिप कितनी दे रखी है, 3% दे रखी है, तो परसेंटेज को हम चेंज कर देंगे, तो 3% क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। तो एफ आर निकल जाएगा, एफ आर कितना हो जाएगा, 0.03 इंटू 60 हर्ट्ज, क्योंकि जो स्टेटर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है वो 60 हर्ट्ज दे रखी है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 हर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर बी 1.8 हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज रिकमेंडेड फॉर 100 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर फॉर एग्रीकल्चर वाटर पंप एप्लीकेशन। कृषि में पानी पंप के उपयोग हेतु 100 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार से जुड़े स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हेतु किस प्रकार के स्टार्टर की जरूरत होती है, ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, बी स्टार डेल्टा स्टार्टर, सी डोल स्टार्टर एंड डी VVVF ड्राइव। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर को हम हाई HP मोटर के लिए यूज करते हैं, और जो 100 HP मोटर है वो काफी ज्यादा हाई HP मोटर मानी जाती है। अब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टार्ट अ इंडक्शन मोटर, लेकिन जो उसकी रेंज होती है मोटर की वो अराउंड 25 HP तक होती है, यानी कि ये रीडियम रेटेड मोटर के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर हमें हैवी रेटेड मोटर की बात कर रहे हैं तो हमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर का मेन काम क्या होता है, ये अप्लाई वोल्टेज को कम कर देता है। जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं उस समय मोटर काफी ज्यादा हैवी वोल्टेज यूज करती है, काफी ज्यादा हैवी करंट यूज करती है, तो इसी करंट को हम लिमिट करने के लिए यूज करते हैं स्टार्टर का। और क्योंकि हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज कर रहे हैं इसलिए ये बोथ स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के लिए सुटेबल होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटर हैवी होगी या जितनी ज्यादा मोटर की HP होगी उतना ही ज्यादा वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करेगी ड्यूरिंग स्टार्टिंग। इससे काफी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आ सकता है, वोल्टेज डिप आ सकता है। इसी डिप को हम रोकने के लिए यूज करते हैं स्टार्टर का। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, मल्टी वाइंडिंग नहीं होती ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग जगह टैप करते हैं। तो जब हम अलग अलग जगह उसकी टेपिंग करते हैं उससे क्या होता है, वोल्टेज रिड्यूस होता है या वोल्टेज इंक्रीज भी हो सकता है। टैपिंग हम जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से हम वोल्टेज की लेवल को अप या डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टार्टिंग के फेस में क्या होता है, वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है और करंट लिमिट हो जाता है, तो मोटर इजीली स्टार्ट हो जाती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस ऑफ 230 वोल्ट 25 वॉट इंसैडिसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प व्हेन द लैम्प इज फुल ब्राइट। जब लैम्प पूर्णतः जलता रहता है तो 230 वोल्ट 25 वॉट तापदीपित टंगस्टन तंतु लैम्प का लगभग प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले इसको देख लेते हैं। हमें यहाँ पे पावर गिवन है, पावर है 25 वॉट। उसके बाद हमें यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितना दे रखा है, 230 वोल्ट। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इजिली। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P। तो वोल्टेज कितना है, 230 इंटू 230 अपॉन में 25।
तो रेजिस्टेंस लगभग 2116 ओम निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 2116 ओम। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ प्लांट इज रनिंग ऑन 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज LT सप्लाई फॉर 10 आवर। द लोड कंप्राइज लाइटिंग लोड ऑफ 2.5 किलोवाट एट द रेट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग ऑन R phase heater. Load 5 kilowatt at the rate UPF on Y phase and 3 phase SCIM drawing 5 kilowatt at the rate 0.8 PF lagging. What is the total energy consumption by the load? कोई संयंत्र 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज LT विद्युत आपूर्ति पर 10 घंटे चलता है, जिसमें कुल लाइटिंग लोड 2.5 किलोवाट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पर R phase, तापक लोड 5 किलोवाट UPF पर Y phase और 3 phase SCIM 5 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लेता है। तो लोड हेतु कुल विद्युत की खपत क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ने में काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन इसका आंसर काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पे 3 फेज दे रखे हैं। पहला आर फेज, इसमें हम कितना लोड यूज कर रहे हैं? इसमें हम 2.5 किलोवाट का यूज कर रहे हैं। वाई फेज में 5 किलोवाट और SCIM में 5 किलोवाट। इन सबको कितनी देर के लिए यूज कर रहे हैं? इन सबको हम 10 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। तो टोटल एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी? टोटल एक्टिव पावर विच इज इक्वल्स टू, तीनों को ऐड कर देंगे, 2.5 + 5 + 5 विच इज इक्वल्स टू 12.5 किलोवाट। अब टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना होता है? वो होता है एक्टिव पावर मल्टीप्लाई में टाइम टेकन। तो टाइम आपको पता है कितना है? 10 घंटे। और टोटल एक्टिव पावर कितनी निकली? 12.5। तो 12.5 × 10 विच इज इक्वल्स टू 125 किलोवाट आवर। ये इसका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए 125 यूनिट इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक और चीज, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, और यहाँ पे 125 किलोवाट आवर था, तो यानी कि 125 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 10 ओम and an inductive reactance of 4 ohm are connected to form a series RLC circuit. The impedance and power factor of the circuit will be। RLC श्रृंखला परिपथ बनाने के लिए प्रतिरोध 8 ओम, धारित प्रतिघात 10 ओम और प्रेरण प्रतिघात 4 ओम से जुड़ा है। तो परिपथ का प्रतिबाधा और ऊर्जा घटक क्या होगा? तो सीरीज RLC सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पीडेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? Z से। तो Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमें सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो रेजिस्टेंस कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? 4 माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है? 10 का होल स्क्वायर। तो Z हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 4 - 10 - 6 और -6 का स्क्वायर 36। तो Z हो जाएगा √100 और Z यानी कि 10 ओम आ जाएगा। अब 10 ओम तो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें ये देखना है इसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर होता है इसका, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू R/Z। तो रेजिस्टेंस कितना है? 8 और इम्पीडेंस कितना है? 10। तो ये निकल जाएगा 0.8। अब हमने पावर फैक्टर भी निकाल लिया, अब हमने इम्पीडेंस भी निकाल लिया। अब मुद्दा ये आता है कि क्या ये लीडिंग है या ये लैगिंग है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है 10 ओम, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब कौन लीड कर रहा है? किसके पास ज्यादा पावर है? वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के पास ज्यादा पावर है। तो क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए पावर फैक्टर लीडिंग होगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती तो उस टाइम पे क्या होता? पावर फैक्टर लैगिंग होता। सो ऑप्शन नंबर डी 10 ओम 0.8 लीडिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन अंडरग्राउंड पावर केबल द वेक्टर पोजीशन ऑफ चार्जिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेजेस। भूमिगत विद्युत केबल में वोल्टेज से संबंधित आवेशित धारा डैश के शादित स्थिति में होती है। ए लैग द वोल्टेज बाय 180 डिग्री, B lag the voltage by 90 डिग्री, C leads the voltage by 180 डिग्री and D leads the voltage by 90 डिग्री। देखिए चार्जिंग करंट किसकी वजह से होता है? कैपेसिटेंस की वजह से होता है, और कैपेसिटेंस की वजह से कुछ भी होगा वो चीज लीड करेगी। तो इसका मतलब अंडरग्राउंड केबल में चार्जिंग करंट वोल्टेज से लीड करता है कितने एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पर। अब ट्रांसमिशन लाइन में या ट्रांसमिशन सिस्टम में कैपेसिटेंस किसकी तरह एक्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और चार्जिंग करंट की वजह से क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो करता है, यानी कि अगर हमने लोड भी कनेक्ट नहीं करा है उस केस में भी चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। और जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ के साथ चार्जिंग करंट भी इंक्रीज होगा। और कैपेसिटिव सर्किट है, तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पे ही लीड करता है। इसका मतलब अंडरग्राउंड केबल में भी जो करंट होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री पे लीड करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फेराडेटी इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम। निम्न विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में से किसमें फेराडेटी प्रभाव देखा गया है?
ए ऑल एसी कंडक्टर, बी ओवरलोड HVDC, सी लाइटली लोड HVAC ट्रांसमिशन एंड डी सोलर पावर सिस्टम। देखिए फेरेनिटी इफेक्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। फेरेनिटी इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और इसमें क्या होता है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब आप खुद सोचिए, जब हम कोई चीज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी एक दूसरे पॉइंट पे पहुंच रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच रही है, होता क्या है जनरल केस में, आप ज्यादा देते हैं और कम मिलता है, सेम जगह ऐसा ही होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम जितनी वैल्यू दे रहे हैं दूसरी साइड ज्यादा वैल्यू मिल रही है, यानी कि इससे क्या नुकसान होगा, जब ट्रांसमिशन लाइन में कोई लोड भी नहीं होता है या काफी ज्यादा लाइट लोड होता है, तो उस समय क्या बहता है, उस समय चार्जिंग करंट बहता है। जो हम चार्जिंग करंट की बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वही चार्जिंग करंट इस ट्रांसमिशन लाइन में बहता है और उस चार्जिंग करंट के अंदर होता है कैपेसिटेंस, जो कि वोल्टेज से 90 डिग्री पे लीड करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसके अंदर ज्यादा हाई वोल्टेज होगा एज कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इसी को बोला जाता है फेरेनिटी इफेक्ट। तो फेरेनिटी इफेक्ट कहाँ पे पाया जाता है, लाइटली लोडेड HVAC ट्रांसमिशन, क्योंकि लाइटली लोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, चार्जिंग करंट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्टैंडर्ड वोल्टेज एट विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज। भारत के ऊर्जा संयंत्र में किस इलेक्ट्रिसिटी में मानक वोल्टेज का जनन किया जाता है, ए 132 kV, बी 415 kV, सी 11 kV एंड डी 765 kV। देखिए इंडियन पावर प्लांट्स में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो 11 kV होता है, क्योंकि 11 kV काफी ज्यादा सुटेबल पावर लाइन होती है पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना काफी ज्यादा चीपर होता है। और बाद में हम क्या करते हैं, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इस लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। तो यूरोप और इंडिया में जो ट्रांसमिशन होता है वो 11 kV 50 हर्ट्ज पे होता है, और नॉर्थ अमेरिका में जो ट्रांसमिशन होता है वो 60 हर्ट्ज पे होता है। सो ऑप्शन नंबर सी 11 kV इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द गिवन बिलो सर्किट रिप्रेजेंट, नीचे दिए गए परिपथ किसका दर्शाया गया है, ए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, बी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर एंड डी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ DC मोटर। तो जो ये हमें सर्किट दे रखा है ये किसका सर्किट है, ये सर्किट है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेटर वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर वाइंडिंग। और X1 स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस है तो ये एक इमेजिनरी वैल्यू दर्शा रहा है। RC किसे मेजर कर रहा है, ये कोर लॉस होता है। XM ये कोर लॉस का मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। E1 क्या है, इंड्यूस EMF। SE2 क्या है, इंड्यूस EMF एट रनिंग कंडीशन, इंड्यूस EMF एट रनिंग कंडीशन। और जो E1 था वो इंड्यूस EMF एट स्टैंड स्टिल। R2 रोटर रेजिस्टेंस या रोटर वाइंडिंग इसको भी बोल सकते हैं, और X2 रोटर रिएक्टेंस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, द कॉपर एज अ कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल पावर केबल इज यूज्ड एज डैश फॉर्म। विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबे का प्रयोग डैश रूप में किया जाता है, ए अलॉय विद क्रोमियम, बी हार्ड ड्रॉन, सी हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड एंड डी एनील्ड। इलेक्ट्रिकल पावर केबल में कॉपर को हम एनील्ड फॉर्म में यूज करते हैं। अब एनील्ड फॉर्म क्या होती है या एनीलिंग क्या होती है, ये एक थर्मल प्रोसेस होती है। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करके सॉफ्ट बनाते हैं, और ये जो हीटिंग होती है वो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, लेकिन इसको जो कूल करा जाता है वो काफी ज्यादा स्लो करा जाता है, यानी कि इसको हीट हाई पे करा जाएगा और कूल काफी ज्यादा स्लो करा जाएगा। तो जिससे क्या होता है, मेटल में स्ट्रेस कम हो जाता है और मेटल काफी अच्छा कंडक्टिव बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनील्ड। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हेन अ लेड एसिड बैटरी इज इन फुली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज। जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित होती है तो आवेशित प्लेट का रंग डैश होता है, ए प्योर व्हाइट, बी डार्क ग्रे, सी डार्क ब्राउन एंड डी सिल्वर। जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरीके से चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट का कलर डार्क ब्राउन होता है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज। तो फुली चार्ज के केस में पॉजिटिव प्लेट डार्क ब्राउन होती है और नेगेटिव प्लेट ग्रे कलर की होती है। नेक्स्ट आएगा फुल्ली डिस्चार्ज।
तो फुल्ली डिस्चार्ज के केस में पॉजिटिव प्लेट किस रंग की होगी? व्हाइट रंग की, और नेगेटिव प्लेट भी व्हाइट रंग की होगी। सो ऑप्शन नंबर सी डार्क ब्राउन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है द शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग ऑफ अ 60 एम्पेयर सी टाइप एमसीबी इज अप्रोक्सीमेटली 16 एम्पेयर सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य लगभग डैश होता है। इस 100 किलो एम्पेयर, बी 16 एम्पेयर, सी 16 टाइम द रेटिंग एंड डी 10 किलो एम्पेयर। देखिए शॉर्ट करंट रेटिंग ऑफ 16 एम्पेयर सी टाइप एमसीबी कितनी होती है? वो अराउंड 10 किलो एम्पेयर होती है। ये चीजें याद करने वाली है तो उनको याद कर लेना। अब शॉर्ट करंट रेटिंग क्या होती है? जब इलेक्ट्रिकल करंट अचानक से काफी तेजी से बढ़ जाए उसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग। और एमसीबी को क्या बोला जाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये काफी ज्यादा हाई करंट को झेलने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 किलो एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 41 है द रीडिंग ऑन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज शोन बिलो, व्हाट इज द मेजरमेंट? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसका माप क्या होगा? देखिए माइक्रोमीटर के स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है थिम्बल स्केल। जो लीनियर रीजन होता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो रैखिक पैमाना होता है उसे हम मेन स्केल बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेन स्केल हो गया, और ये वाला जो पार्ट है जो रोटेट होता है उसे हम बोलते हैं थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल रोटेट होता है और मेन स्केल लीनियर पार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे स्टार्टिंग 0 से। जो ये वाला पॉइंट है जिसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, देन 1.5 टू 2.5। तो लीनियर स्केल पे रीडिंग कितनी है? 2.5 mm। जितनी भी रीडिंग है ये सारी किसमें? mm में। अब जो ये रोटेटिंग पार्ट है इसमें आप देखेंगे जो लीनियर पार्ट है वो कहाँ पे टच हो रहा है? ये इस लाइन पे टच हो रहा है। तो 35 से लेके यहाँ तक कितनी रीडिंग होती है? 36, 37 और ये 38। और ये जो 35 है एक्चुअली में क्या है? 0.35 mm। तो ये 38 कितना हो जाएगा? 2.5 प्लस 0.38 mm। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 0.38 mm विच इज इक्वल्स टू 2.88 mm। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से काउंट करना है 35, 36, 37 एंड 38। 38 इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, तो ये निकल के आएगा 0.380। तो सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था वो सिंपल तरीका होता है, और जो थिम्बल की लीस्ट काउंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 से। तो ये दो तरीके होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.88 mm। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है मेन कंपोनेंट इन एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर यूज्ड इन हाउसेस आर। घर में प्रयुक्त सामान्य इलेक्ट्रॉनिक फैन नियामक में डैश मुख्य घटक होते हैं? ए हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस, बी ट्रांजिस्टर एंड डायोड, सी IGBT एंड डी ट्रायक एंड डायोड। एक फैन रेगुलेटर में अधिकतर ट्रायक एंड डायोड पाए जाते हैं। और ये किसका पार्ट होते हैं? ट्रायक और डायक ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है फैन रेगुलेटर में? ये वोल्टेज को चॉप करते हैं। अब जैसे हम सब्जी को चॉप करते हैं, सब्जी को काटते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी लौकी है, अब उसको आप पकाने जाएंगे तो इतना बड़ा बर्तन तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? सब्जी को चॉप करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में चॉप करते हैं ताकि वो बर्तन के अंदर इजीली फिट हो जाए और खाना भी अच्छा बने। तो सेम चीज आपके ट्रायक और डायक भी करते हैं। ये क्या करते हैं? ये AC वोल्टेज सप्लाई को चॉप कर देते हैं स्मॉलर सेगमेंट में। ये आपकी फुल वेव है, इसको इन्होंने चॉप कर दिया छोटी छोटी वेव फॉर्म में। अब इससे क्या होता है? इससे हम ऑन और ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, और कितनी पावर जानी चाहिए या कितने वोल्टेज जाने चाहिए किसी मोटर में उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है? हम जो फैन की मोटर होती है उसकी स्पीड को हम प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे एनर्जी लॉसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है ट्रायक और डायोड का। सो ऑप्शन नंबर डी ट्रायक एंड डायोड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग करंट ऑफ बी कैरेक्टरिस्टिक्स MCB विद रेटेड एस रेटेड करंट। रेटेड करंट में बी अभिलक्षण की MCB में तुरंत विद्युत काटना क्या है? जो इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग करंट होता है बी कैरेक्टरिस्टिक MCB का वो कितना होता है? वो 3 से 5 रेटेड करंट के बराबर होता है। MCB की फुल फॉर्म क्या होती है? सबको पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसे बोला जाता है MCB। और हर MCB की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे A टाइप MCB की अलग होगी, B टाइप की अलग होगी, C टाइप की अलग होगी। और ये MCB की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या डिफाइन करती है? वो MCB के ट्रिपिंग टाइम को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल A टाइप MCB का जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 2 to 3 टाइम ऑफ रेटेड करंट होता है, और इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है? 0.01 सेकेंड। बी टाइप का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कितना होता है? 3 से 5 होता है
और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.04 सेकंड तक होता है। सी टाइप एमसीबी, इसका ट्रिपिंग करंट 5 से 10 टाइम ऑफ रेटेड करंट होता है और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.04 से लेके 5 सेकंड तक का होता है। डी टाइप एमसीबी भी होती है और एक जेट टाइप एमसीबी भी होती है। डी टाइप एमसीबी का जो ट्रिपिंग करंट होता है वो 10 से 20 गुना होता है ऑफ रेटेड करंट और इसका ऑपरेटिंग टाइम 0.04 से लेके 3 सेकंड तक का होता है। जेट टाइप का ट्रिपिंग करंट 2 से 3 टाइम होता है रेटेड करंट के और जो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.1 सेकंड होता है। सो ऑप्शन नंबर सी 3 to 5 टाइम ऑफ रेटेड करंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज रेजिस्टिव लोड द फेज करंट इज 20 एम्पियर इफ द सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सेम 3 फेज वोल्टेज इज अप्लाई, व्हाट इज द फेज करंट। 3 फेज स्टार से जुड़े प्रतिरोधी लोड में 20 एम्पियर फेज करंट है। यदि डेल्टा वैसे ही प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है और वैसे ही 3 फेज वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तो फेज करंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार कनेक्शन की। स्टार कनेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो इसका लाइन करंट होगा वो किसके बराबर होगा, फेज करंट के बराबर होगा और जो इसका लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम किसके होगा, फेज करंट के होगा। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट कितना हो गया, 20 एम्पियर हो गया। ऑल्दो यहाँ पे फेज करंट दे रखा है लेकिन हमें पता है कि फेज करंट इक्वल्स टू लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन, तो यहाँ पे 20 एम्पियर हो गया स्टार कनेक्शन। अब जो इसकी पावर होती है वो कितनी होगी, 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा स्टार कनेक्शन का, वो हो जाएगा VL बाय √3 और फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V फेज बाय R। तो V फेज को हम और क्या लिख सकते हैं, V फेज को हम लिख सकते हैं VL बाय √3 मल्टीप्लाई में R। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इंटू VL हो जाएगा V स्क्वायर L, √3 इंटू √3 3 इंटू R। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो पावर निकल के आ जाएगी V स्क्वायर L R। ये किसके लिए हो गया, ये स्टार कनेक्शन के लिए हो गया। अब हम डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है और जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम होता है फेज करंट के। तो ये 2 क्वेश्चन हो गई। पावर यहाँ पे क्या रहती है, 3 इंटू V फेज इंटू I फेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू V फेज यानी कि लाइन वोल्टेज और I फेज कितना हो जाएगा, V फेज अपॉन में R। और क्या लिख सकते हैं इसे, 3 इंटू VL अपॉन में R। तो ये हो जाएगा 3 इंटू V स्क्वायर L अपॉन में R। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ये स्टार हो गया, इसको मैं PS लिख देता हूँ और ये डेल्टा हो गया, इसे मैं PD लिख देता हूँ। तो PD कितना हो जाएगा, वो 3 टाइम हो जाएगा PS के, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे क्या है, V स्क्वायर L अपॉन R PS में और PD में क्या है, 3 V स्क्वायर L अपॉन R। तो PD कितना हो गया, 3 टाइम ऑफ PS। अब दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं कर रहा हूँ रब। तो ये मेन इक्वेशन थी हमारी, PD इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ PS। तो पावर को और क्या लिख सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं I स्क्वायर R। तो इस R से ये R तो कट जाएगा, तो ID कितना हो जाएगा, √3 इंटू, हमने स्टार कनेक्शन का लाइन करंट ऑलरेडी निकाल लिया था, वो कितना था 20 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो ID कितना हो जाएगा, √3 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 34.64 एम्पियर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 34.64 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46 है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ स्टार कनेक्टेड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विद मोटर टर्मिनल UVW आर UV इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, VW इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, UW इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, UE इक्वल्स टू 200 मेगा ओम, VE equals to 200 mega ohm, WE equals to 200 mega ohm and WE equals to 200 mega ohm. What is the health of the motor? मोटर टर्मिनल UVW के साथ स्टार से जुड़े स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का मूल्य प्रतिरोध UV इक्वल्स टू 0 मेगा ओम, VW इक्वल्स टू 0 मेगा ओम और बाकी वैल्यू आप देख लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ। तो मोटर की कार्य क्षमता क्या होगी, A, one of the winding got opened, B, motor insulation failed, C, motor is healthy and D, one of the winding got shorted to the body। तो यहाँ पे ये जो UVW है वो क्या दर्शा रहे हैं, वो RBY दर्शा रहे हैं, यानी कि 3 फेज दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को किससे मेजर करा जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेगर की मदद से मेजर करा जाता है। और हमने एक और चीज पढ़ी है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए।
ताकि कोई भी लीकेज करंट ना हो। अब इस केस में आप देखेंगे क्वेश्चन में कि यूवी की वैल्यू 0 मेगा ओम है, वीडब्ल्यू की वैल्यू 0 मेगा ओम है, यूडब्ल्यू की वैल्यू 0 मेगा ओम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे क्या हो रखा है? यहाँ पे वाइंडिंग शॉर्टेड हो रखी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे यू की वैल्यू 200 मेगा ओम है, वी की वैल्यू 200 मेगा ओम है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 200 मेगा ओम है। तो यहाँ पे इंसुलेशन मौजूद है। अब क्योंकि जो फेसेस के बीच में इंसुलेशन है वो 0 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को दर्शा रहा है। तो इस केस में हमें मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोटर का इंसुलेशन फेल हो चुका है। सो ऑप्शन नंबर बी, मोटर इंसुलेशन फेल, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, The most appropriate method to put off electrical fire is by using विद्युत अग्नि के शमन हेतु डैश का प्रयोग सबसे सटीक विधि होती है। ए CO2 एक्सटिंग्विशर, बी फोम, सी वाटर एंड डी PVC पाउडर। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल पानी का ये बहुत अच्छी दोस्त होती है। अगर उसको पानी कहीं भी मिला तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो करने लग जाएगी। तो हमें ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिसमें पानी ना हो। दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसमें छोटे छोटे मिनी सर्किट्स भी होते हैं, तो हमें पानी तो चाहिए ही नहीं, प्लस ऐसा एक और कंपोनेंट चाहिए जो इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को खराब ना करे। तो ये दो कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा एक्सटिंग्विशर होता है? ऐसा एक्सटिंग्विशर होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन कंडक्टिव होता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाता है तो उससे क्या होता है? आपको क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन खत्म तो आग खत्म। तीसरा, इसके अंदर होता है कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग इफेक्ट का फायदा क्या होता है? एक बार हमने आग को बुझा दिया तो वो जगह कूल रहेगी। इससे क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है और दोबारा आग लगने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एन इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग फॉर अंडर वाटर एप्लीकेशन शुड हैव विच डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन? IP नंबर। पानी में विद्युत लाइट की फिटिंग हेतु परिरक्षण IP संख्या की डिग्री डैश होनी चाहिए। IP रेटिंग, जिसे हम इंक्रीज प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, और आपने आजकल इसका नाम बहुत सुना होगा मोबाइल में कि IP रेटिंग क्या है मोबाइल की। ये एक तरीके का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जो ये बताता है कि कोई भी चीज वाटर को कितना रजिस्ट कर सकती है या वाटर में वो खराब नहीं होगी। तो आजकल फोनों में भी ये चीज आती है, IP रेटिंग 68। जिस फोन में IP रेटिंग 68 होती है इसका मतलब वो वाटर प्रूफ होता है। अब IP रेटिंग 68 का मतलब बिल्कुल ये मत समझ लेना कि वो पानी से बिल्कुल ही हमेशा ही प्रोटेक्ट रहेगा। ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है वाटर के अगेंस्ट, मतलब ये वाटर की बौछारों को झेल सकता है काफी हद तक। दूसरा, ये डस्ट प्रूफ भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं IP रेटिंग के। तो अंडर वाटर एप्लीकेशन के लिए कौन सी IP रेटिंग बेस्ट रहती है? IP रेटिंग 68। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर CBCT प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डैश। कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर CBCT का सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। A ELCB, B ACB, C MCCB एंड D VCB। देखिए, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक तरीके का करंट ट्रांसफॉर्मर ही है, और इसकी मदद से हम अर्थ लीकेज करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके प्रिंसिपल को कहाँ पे यूज करा जाता है? ELCB में, जिसे बोला जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो करंट बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर होता है इसके अंदर होती हैं 3 कोर, और एक कोर क्या दर्शाती है? एक फेज को दर्शाती है। अब जब बैलेंस करंट होता है या बैलेंस कंडीशन होती है तो इसका मतलब क्या होगा? जो तीनों फेज होंगे उसमें करंट बैलेंस रहेगा। अब हल्का सा भी लीकेज आता है, जब अर्थ लीकेज होता है उस केस में क्या होगा? किसी भी एक फेस में या किसी भी 2 फेस में करंट का इम्बैलेंस हो जाएगा, और जब करंट का इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से CBCT के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है, और जब CBCT के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो वो वोल्टेज ELCB को ट्रिगर कर देता है, जिससे क्या होता है? ELCB एक्टिवेट हो जाता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये काफी ज्यादा रिलायबल भी होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ELCB। क्वेश्चन नंबर 50 है, द फेमस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिलो इज रिलेटेड टू। प्रसिद्ध अभिलक्षणिका वर्ग डैश से संबंधित है। ए अल्टरनेटर एफिशिएंसी, बी स्विंग कर्व, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डी लाइटनिंग कर्व। जो ये कर्व दे रखा है इसे हम हिस्टैरिसीस कर्व भी बोलते हैं या हिस्टैरिसीस लूप भी बोलते हैं। इसके हम कुछ पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट B पॉइंट है, ये वाला पॉइंट C पॉइंट है, ये वाला पॉइंट D पॉइंट है, ये वाला पॉइंट E पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट F पॉइंट है। देखिए, हिस्टैरिसीस कर्व एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पाया जाता है
और जहाँ पे हम मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। और जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में उसके पास्ट मैग्नेटिक करंट पे या पास्ट मैग्नेटाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा और मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे इंक्रीज करा। तो ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये हो जाता है सैचुरेशन पॉइंट। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सैचुरेशन पॉइंट ना हो। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो मटेरियल है वो सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हम उसमें कितना भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, उसके डोमेन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो ये ए पॉइंट है ये क्या है, ये सैचुरेशन पॉइंट है। अब हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया और उसकी वैल्यू को 0 कर दिया। लेकिन ऐसा करने पे इसको कायदे से क्या करना चाहिए, यही वाला पाथ फॉलो करना चाहिए। लेकिन मटेरियल ये वाला पाथ फॉलो नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अवशेष रह जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, तो वो ये वाला पाथ फॉलो करता है। और इस पॉइंट पे आके जो ये बी पॉइंट है इस पॉइंट पे रुकता है और इस बी पॉइंट को क्या बोला जाता है, रिमेनेंस बोला जाता है। रिमेनेंस वो पॉइंट होता है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया लेकिन उसके बाद भी अवशेष रह जाए मैग्नेटाइजेशन के मटेरियल के अंदर, उसे बोला जाता है रिमेनेंस। अगर हमें मटेरियल को पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई तो करना पड़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करा। तो हम अब सी पॉइंट पे पहुंचे और जब मटेरियल इस सी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने अपना पूरा मैग्नेटिज्म खो दिया। इस सी पॉइंट को बोला जाता है कोरिसिविटी, बी पॉइंट को क्या बोला जाता है, रेमिनेंस। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये जो ये डी पॉइंट है ये दोबारा सैचुरेशन पॉइंट बन जाएगा। देन हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा 0 करा तो ये वाला पॉइंट दोबारा क्या बन जाएगा, रिमेनेंस बन जाएगा। देन हमने पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा और हम एफ पॉइंट पे पहुंचे, ये पॉइंट दोबारा कोरिसिविटी बन जाएगा। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव साइड में इंक्रीज करा, दोबारा हम ए पॉइंट पे पहुंच गए। तो जो ये लूप बनता है इसे ही हिस्टैरिसीस कर्व बोला जाता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी को रिलेट करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को रिलेट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।